चुनावी चर्चा इसलिए क्योंकि मामला कश्मीर के सियासी बदलाव का है और बड़े दिनों बाद इस पर चर्चा में नेहरू जी की वापसी हुई है। उन्होंने पॉलिटिकल कमबैक किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप देश का सबसे चर्चित प्रधानमंत्री मान सकते हैं क्योंकि वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। नेहरू जिस पार्टी के थे उसके ही नहीं बल्कि जिस पार्टी के नहीं थे उसके नेताओं की जुबान पर भी अक्सर आते हैं। सरकार ने जम्मू कश्मीर पर 2 बिल लोकसभा में पेश किए, एक जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और दूसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। संसद में दोनों पर चर्चा हुई, दोनों पास भी हो गए। पहले इनकी खूबियां बता दूं। ये दोनों बिल कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से विस्थापित हुए कश्मीरियों के लिए हैं। इसमें कश्मीर विधानसभा में 1 सीट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड विस्थापितों के लिए और 2 सीट कश्मीरी पंडितों के लिए भी रिजर्व होगी। विधानसभा सीटें बढ़ाकर 114 हो जाएंगी और 37 जम्मू में होंगी और 47 कश्मीर में। 2019 में सरकार ने 370 हटाकर जो शुरुआत की थी एक तरह से उससे अपग्रेड किया गया है। लेकिन संसद में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर समस्या के इतिहास पर गए नेहरू का जिक्र निकल आया। शाह ने कहा कि नेहरू के 2 ऐतिहासिक ब्लंडर की वजह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान में चला गया। पहला ब्लंडर की उन्होंने हड़बड़ी मचाकर 3 दिन पहले सीज फायर कर दिया और दूसरा ब्लंडर ये कि वो खुद इस मामले को यूएन में ले गए। अमित शाह ने नेहरू की शेख अब्दुल्ला को लिखी एक चिट्ठी का हवाला देकर कहा कि नेहरू खुद अपनी गलती मान बैठे थे। ये चिट्ठी प्रधानमंत्री संग्रहालय में रखी गई है। इस पर कांग्रेस उखड़ गई। अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री को एक पूरे दिन नेहरू पर डिबेट का चैलेंज भी दे दिया। अमित शाह ने भी कहा आज ही डिबेट कर लो, फिलहाल आप आज की डिबेट देखिए लेकिन हम अपनी डिबेट पर उसके बाद आएंगे। देखकर मामले की गंभीरता को भी समझिए और ये भी समझिए कि अगर नेहरू का मुद्दा है तो कांग्रेस का कोई अधिकृत प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद क्यों नहीं है, क्योंकि वो इस मसले पर बोल नहीं रहे हैं। कांग्रेस के एक बुजुर्गवार नेता हैं सैफुद्दीन सोसा, वो थोड़े वक्त के लिए मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मैं आपको तफसील से बताऊंगा। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा। कसा कभी भी हमारे दिलों में है। दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है। दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती। उस वक्त की हालत ऐसी थी भारत की, उसके बाद कोई रास्ता नहीं था। फिर जो उन्होंने यूएन वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल थी, उन्होंने जो जिनने हमला किया था और जिन पे हमला हुआ था उनको एक ही पेडेस्टल पे रखा। नेहरू जी ने उसको थोड़ा कम कर किया है कि ये मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। नेहरू जी और क्या उनका गलती, क्या सच, सब खुलेआम चर्चा किया जाए। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं। जी हम तैयार हैं। आप तैयार करो। आप अधीर रंजन जी दरखास्त दे, हम तैयार हैं। मैं दरखास्त अभी कर लूं चर्चा। अभी दे दिए हैं। अभी चर्चा करने के लिए तैयार हूं मैं। ये कहना कि कश्मीरियत की बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं की थी, ये आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो लेगेसी है उसके विरुद्ध बात करते हैं। जमहूरियत और इंसानियत अलग चीज है, कश्मीरियत और नया कश्मीर शेख अब्दुल्ला का नाम है। चलिए
एक दिन दिन भर ये चर्चा हो, कौन क्या कैसे किया है या नहीं किया, इसको पता चले, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। तो इसी पर बात करूं, सबसे पहले मैं अपने तमाम मेहमानों को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। शहजाद पूनावाला जी प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे साथ हैं। मुजफ्फर खान साहब नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो मेरे साथ हैं। फारूक इनकलाबी साहब ये लीडर हैं पीडीपी के, वो मेरे साथ हैं। सुशील पंडित जी लेखक हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, चिंतक हैं, वो मेरे साथ हैं। और सैफुद्दीन सोज साहब, आपको खास तौर से सलाम, आप मतलब ठंड में आए हैं और जम्मू कश्मीर की बात है, आप करना चाहते हैं, इसीलिए शुरुआत में मैं तो चाहता था कांग्रेस का एक अधिकार डिस्कशन में न लाइए, मैं सीधा जवाब दे दूंगा। जी जी, मैं आपको डिस्कशन पे नहीं लाऊंगा सर, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता आते तो अच्छा होता, लेकिन आप उनकी जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, ये भी कह रहा हूं मैं आपको। तो सोज साहब, क्या अमित शाह जी ने जो कहा वो गलत है? बहुत अच्छा। देखिए, अमित शाह जी को जम्मू कश्मीर रियासत की जो तारीख है उस पर पूरी नज़र नहीं है। वो सिर्फ उनको ये ख्याल है दिमाग में, जो वो बात बताते हैं सारा हिंदुस्तान मजबूर है उसको मानने के लिए। उनको जवाहरलाल नेहरू की ज़िंदगी उनको पढ़नी चाहिए। वो ये है कि जवाहरलाल ने ये किया, उनको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस में जवाहरलाल नेहरू ने नहीं ले गए ये मामला, वो माउंटबेटन था। उस वक़्त गवर्नर जनरल को पूरा इख्तियार था, और गवर्नर जनरल जो था माउंटबेटन, उसने जो ही महाराजा हरी सिंह का, मैं जो बताता हूँ उसको आप तारीख की किताबों में देख लीजिए, सबूत दे दूंगा। जो ही माउंटबेटन को महाराजा हरी सिंह का एक्सेशन का लेटर मिला, उसी वक्त माउंटबेटन ने लिखा, इट विल हैव टू बी रेफर्ड टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। उसी का नाम पड़ गया बाद में प्लेबिस्सिट। तो ये उनको पता होना चाहिए। और दूसरी बात इनको पता होनी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल बात बात पर लड़ते थे नेशन के हित में, लेकिन सुबह लड़ाई की, शाम को फिर दो भाई मिल गए। उनको पता होना चाहिए सरदार पटेल और नेहरू का क्या रिश्ता था। और इनको ये भी पता लगाना चाहिए महात्मा गांधी कौन था। महात्मा गांधी के बोल जो है वो हिंदुस्तान के लिए मुफीद तो थे ही, लेकिन महात्मा गांधी के इशारों में सारे मुल्क को पता लगता था महात्मा क्या चाहते। महात्मा के नीचे महात्मा कुर्सी पर है तो हिंदुस्तान के सियासत के दो हीरो फर्श पर बैठे हैं, दाहिने को जवाहरलाल नेहरू, बाएं को सरदार पटेल। और ये ट्रियो जो था मिलजुल कर फैसला करते थे। और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बात बात पर लड़ने झगड़ने का कोई जाति मामला नहीं था। हिंदुस्तान के हित में लड़ाई करते थे दोनों भाई, और हिंदुस्तान के हित में फिर जुट जाते थे। अच्छा, 3 दिन पहले सीजफायर नहीं हुआ था सोच साहब? नेहरू की 3 दिन बाद अगर सीजफायर होता तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारे पास होता। ये तो खुद नेहरू जी ने माना है अपने लिखे लेटर में। जवाहरलाल नेहरू के हाथ में, आप सुनिए, उस वक्त सबसे बड़ा तुर्क का पता बरतानिया के वजीर आजम इटली के पास था। आपको जानना चाहिए कि कैसे लड़ाई होती है, कैसे बंद हो जाती है। माउंटबेटन, पहले तो ये बात देखिए कि एक्सेशन जो है वो माउंटबेटन ने ले लिया। महाराजा हरी सिंह का कागज जब मिला, उसने कंसल्टेशन किए बगैर सही बात लिखी कि ये जो एक्सेशन है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखा जाएगा वक्त आने पर। तो उसी पर कारबंद रहे। और जहां तक आप लड़ाई बंद करने की बात कहते हैं, हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन का हिस्सा था और यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन था, और जवाहरलाल नेहरू पाबंद था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू से पहले माउंटबेटन गवर्नर जनरल था। कोई बात हिंदुस्तान में तय नहीं हो सकती थी माउंटबेटन के। आप कह रहे हैं नेहरू की गलती नहीं, माउंटबेटन की थी। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से पहले, मेरी बात सुनिए, माउंटबेटन सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इटली से बात करता था।
क्योंकि वो पाबंद था, वो तो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन का नुमाइंदा था यहाँ। इसलिए आपको हिस्ट्री को देखना चाहिए। मतलब पाकिस्तान ने हम पर हमला नहीं किया था कबायलियों के बीच में? वो आए, मैं उनको चैलेंज करता हूं टेलीविजन पर। एक मिनट सौद साहब, क्या कबायलियों ने पाकिस्तान सेना के रेगुलर्स ने ट्राइबल्स का भेज करके भारत पर हमला नहीं किया था जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए? किया था या नहीं? अरे सुनिए, देखिए नहीं मेरी भाई बात सुनिए, वो सही है। पहले उनके कबायली आ गए, उसके बाद में लास्ट पर पाकिस्तान की आर्मी भी थी, और सारे मुल्क को, सारे हिंदुस्तान को भी पता है, यूनाइटेड नेशंस को भी पता है, वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त ये डिस्कशन जो है, इसमें अमित शाह जी को समझना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू, जिस तरह आजकल आप जवाहरलाल नेहरू को पीछा करते हैं, सरदार पटेल को आगे निकालते हैं, लेकिन आखिरी दम तक वो दोनों भाई हिंदुस्तान के हित में सोचते थे। ये तो सही है। उन्होंने सीज फायर कर लगे गलत नहीं किया जिफर। अरे नेहरू जी खुद मानते हैं कि सीज फायर कराना उनकी गलती थी 3 दिन पहले। नेहरू ने जो गलती कही, एक बार उसने पार्लियामेंट में कहा मुझको नहीं मानना चाहिए था, गोया वो इस्तीफा देते। मगर एक बात है, माना कैसे? माना इसलिए कि माउंटबेटन मजबूर था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करने के बाद तय करने के लिए, और उसने हाथ से लिखा था। मतलब हमको आजादी नहीं मिली थी, छोड़ा जाएगा। आजादी नहीं मिलती, हम थे तो ब्रिटिशर्स के गुलाम ही। आजादी पूरी नहीं मिली थी सोच साहब हमको, हम थे ब्रिटिशर्स के गुलाम, अपनी मर्जी का काम भी नहीं कर सकते अपने देश में। अरे क्यों नहीं करते? सुनिए, बात है ना, ये इंटरनेशनल सियासत की बात है। अगर यूनाइटेड नेशंस कोई रेजोल्यूशन करेगा तो हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशंस का एक मुल्क है, तो उनको तो उसका एहतराम करना चाहिए। मैं बैनुल-अक़वामी सियासत की बात करता हूं। अमेरिका भी यूनाइटेड नेशंस की नहीं सुनता, चीन भी नहीं सुनता, रशिया भी नहीं सुनता, इंडिया को सुन लेनी चाहिए। जिम्मेदार था। गजब बात है। सो साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने रात में इतने वक्त निकाला। शहजाद पूनावाला जी, यहीं से शुरू करता हूं, यहीं से बातचीत शुरू करता हूं। शहजाद पूनावाला जी बताइए, वो कह रहे हैं कि जो किया माउंटबेटन ने किया, उसमें नेहरू जी क्या कर सकते थे, बताइए। देखिए दीपक जी, पहले तो कांग्रेस पार्टी का अधिकृत रूप में आपके डिबेट में न आना, यही उनका स्वीकार्य पत्र है कि देखिए हम नेहरू की गलतियों को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये चुनौती किसने दी थी? अधीर रंजन चौधरी ने जब सरकार को, अमित शाह जी को चुनौती दी कि भाई नेहरू का नाम क्यों लेते हो, नेहरू की गलतियों पर या उनकी उपलब्धियों पर आइए चर्चा करते हैं, तो स्वयं अमित शाह जी ने कहा कि चलिए अभी चर्चा कर लेते हैं। तो वो पीछे हट गए और आज तो पार्टी भी नहीं आना चाहती है चर्चा करने के लिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों में बातें चली गई है, तो 1 जनवरी 1948 को नेहरू जी जम्मू कश्मीर के विषय को यूनाइटेड नेशंस को ले गए थे प्लेबिसिट के लिए। हमने अक्टूबर 26, 1947 को एक्सेशन साइन कर दिया था महाराजा हरि सिंह के साथ। इसका मतलब जम्मू कश्मीर का स्टेटस डिस्प्यूटेड नहीं था, वो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था। और जब वो डिस्प्यूटेड स्टेटस था ही नहीं, तो इंटरनेशनली उसको रिफर करने का कोई मतलब नहीं था। अब मैं आता हूं व्यापक मुद्दे पर। देखिए, 500 से अधिक रियासतें थी जिनको एकत्रित करने का काम हमारे सबसे महान सरदार पटेल ने किया, जिसकी भव्य प्रतिमा स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक रियासत थी जो हाथ में थी, जवाहरलाल नेहरू जी की। और जवाहरलाल नेहरू जी के ब्लंडर्स की मैं आपको पूरी सूची गिनवाता हूं। केवल सीज फायर उन्होंने जल्दी उसको समाप्त कर दिया, जल्दी बुलाकर, और वहां पे उसको युद्ध को रोक लिया, वो एक गलती नहीं थी। एक्सेशन साइन करने में भी 21 अक्टूबर 1947 को नेहरू जी का पत्र MC महाजन को, उसके अलावा 25 नवंबर 1947 का स्टेटमेंट नेहरू जी का, आचार्य कृपलानी को लिखा गया पत्र, और स्वयं उनका बयान 1952 में दिया गया कि हमने एक्सेशन को जानबूझकर देर की और उसको स्पेशल स्टेटस दे दिया, जबकि बाकी राज्य हमारे साथ एक्सीड कर रहे थे, कोई कंडीशन नहीं थी। तो जब जम्मू कश्मीर भी एक्सीड करने को तैयार था बिना कोई कंडीशन के, तो ये 370 वाली कंडीशन डालकर उसको डिले करना और लास्ट मिनट तक छोड़ना, ये नेहरू जी की गलती भी थी। जितनी गलती यूनाइटेड नेशंस में जाना था, जितनी गलती सीजफायर जल्दी करवाना था, ये तीनों बड़ी गलतियां थी। और उसके अलावा अंबेडकर जी 370 नहीं चाहते थे,
पटेल जी 370 नहीं चाहते थे, फिर भी जवाहरलाल नेहरू और फिर उनकी वंशजों ने 370 नामक दीवार को जारी रखा। और जब उस दीवार को लात मारकर अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिराया ताकि लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा लहराए, ताकि पीपीपी की राजनीति, पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और परिवारवाद की राजनीति खत्म होकर डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट की राजनीति शुरू हो, ताकि टेरर हॉटस्पॉट टूरिज्म हॉटस्पॉट बने, ताकि आईसिस का झंडा आज भारत के झंडे से रिप्लेस हो जाए। तो उसका विरोध किसने किया? पी चिदंबरम ने यह कहते हुए किया कि मुस्लिम बाहुल है जम्मू कश्मीर, इसलिए 370 की दीवार को हटाया जा रहा है। मतलब उस वंश से लेकर आज के वंश तक जम्मू कश्मीर को वोट बैंक की राजनीति से, ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा की राजनीति से या राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति से देखा गया, और इसीलिए जम्मू कश्मीर का मसला बढ़ता गया। और उसमें नेहरू की ब्लंडर्स और नेहरू के बाद उनके परिवार की ब्लंडर्स आपके सामने 1980 to 90 के ब्लंडर्स की तो बात भी नहीं कर रहा, जिसमें कि कश्मीरियों का नरसंहार हुआ, जिसमें सुशील पंडित जैसे लोगों को कश्मीर की वादी छोड़नी पड़ी। और एक और लास्ट बात, ये केवल उन्होंने ये ब्लंडर नहीं किया, जम्मू कश्मीर का पीओके को दे दिया, पीओके बनाकर दे दिया, अक्साई चीन दे दिया, उसके अलावा कच्चा तीवू भी जो एक भारत का एक आइलैंड था उसको भी श्रीलंका को देना, और सियाचेन भी पाकिस्तान को देने की तैयारी थी। ये तो जनरल जे सिंह ने रोका 2005 में, वरना मनमोहन सिंह की सरकार सियाचेन भी दे देती पाकिस्तान को। ठीक है, मुजफ्फर खान साहब बताइए क्या कहेंगे शहजाद पूनावाला के आरोपों पर, और क्या ये कश्मीर की सियासत की हकीकत नहीं है? मुझे ये समझ में नहीं आया कि 370 जो था वो इनके मुताबिक शहजाद पूनावाला साहब ये कह रहे हैं कि 370 जो था वो अंबेडकर भी नहीं चाहते थे, और 370 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जब इंट्रोड्यूस हुआ तो किसी मेंबर ने सवाए मौलाना शिबली के किसी भी मेंबर ने अपोज नहीं किया और यूनानिमसली एक्सेप्ट हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स अगर आप देखेंगे उनमें इसका जिक्र है। रहा सवाल, खैर जब हो गया सो हो गया, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगा। जहाँ तक रहा कि भाई चाइना को दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया हमारा जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, वो हम भी चाहते हैं कि वापस लो। हम भी पिछले 10 सालों से एक ही बात सुन रहे हैं कि पीओके को वापस लेना है, हम भी चाहते हैं वापस लो। अगर गलती हुई है तो आपको भी मौका मिला, आपने दुरुस्ती क्यों नहीं की आज तक? और हम लोग तो पिछले 10 साल से एक ही बात सुन रहे हैं कि भाई पीओके को वापस लेना है, जितना जल्दी हो सके हमसे जो आपको सहायता चाहिए हम भी देने के लिए तैयार हैं। बाकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स जो हैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट और बगैर किसी बेस के इस तरह हमें नहीं करनी चाहिए कि कौन इसमें आना चाहता था, कौन नहीं आना चाहता था, कौन देना चाहता था और कौन नहीं देना चाहता था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बुलाया उस पर डिबेट हुई थी, ये कोई ऑल ऑफ अ सडन नहीं आ गया अचानक। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट के बाद 1950 में जब आइन वजूद में आया तो 370 उसका हिस्सा था, उसका पार्ट था। ये किसी न नेहरू जी ने जाती तौर पर लाया न किसी दूसरे ने लाया। ठीक है, पूछ लेते हैं शहजाद जी से, जवाब गारंटी थी क्योंकि उस वक्त एक बात मैं और कह दूं, उस वक्त क्योंकि जो एक्सेशन का जो असूल था वो बुनियादी असूल ये था कि अगर पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है और राजा, पूरी ये खाली जम्मू कश्मीर के लिए नहीं था, सबके लिए था, और महाराजा अगर हिंदू है तो उस सूरत में एक्सेशन जो है वो लोगों के मर्जी से होगा, महाराजे का एक्सेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ने, लोगों ने इसको बाद में रेटिफाई किया एक्सेशन को, और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक्सेशन को रेटिफाई किया हुआ है कि भाई हमें मंजूर है, ये हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 370 की। खान साहब आपसे एक बार मैंने पूछा था कि खान साहब एक मिनट, खान साहब मैंने आपसे एक बार पूछा था कि आप कितने साल पहले कश्मीरी पंडित से कन्वर्ट होके मुसलमान बन गए, तो आपने कहा कि हाँ हमारे बाप दादा भी हुए होंगे। तो मैंने आपसे ये सवाल भी पूछा था कि भाई क्यों कन्वर्ट हो गए आप, तो उन्होंने बोला उस वक्त का राजा जो है मुसलमान था, उस वक्त का राजा मुसलमान था, तो अब तो राजा हिंदू है तो हिंदू में कन्वर्ट हो जाइए, क्या दिक्कत है? आप तो राजाओं के हिसाब से कन्वर्जन करते हैं ना। मेरे भाई मेरी बात सुनो यार, यहाँ कन्वर्शन की बात अब कहाँ से बीच में ले आए मुझे समझ में नहीं आई। मेरे बाप दादा
कश्मीरी पंडित नहीं थे मगर हिंदू थे। अगर आप 500 साल पीछे जाएंगे तो हमारे जो राजा थे वो भी बिम्बर के, जो इस वक्त पीओके में है। हम 3-4 पुश्तों पीछे अगर जाएंगे तो वो हिंदू थे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई अ सेंट, ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम, वी आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ दैट राजा। हम कश्मीरी पंडित से नहीं हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ हिंदू थे, हिंदू से एक राजा ने आपको समझाया, आप बन गए। अब तो राजा हिंदू है ना, आप बन जाइए हिंदू, क्या दिक्कत है? अरे भाई, राजा ने नहीं समझाया, मैंने कहा राजा ने समझाया, संत ने समझाया, जो संत राजा बन गया। समझाया, हमारे फोरफादर्स खुद राजा थे। मेरे फोरफादर्स एक राजा था, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई अ सेंट, उसने इस्लाम कबूल किया। सेंट भी राजा बन गया ना बाद में किसी अरे भाई, सेंट कहां से राजा बन गए? मेरे जो फोरफादर से मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप उस डिस्कशन में क्यों पढ़ रहे हैं इस वक्त? नहीं, एक मिनट सहजादा, 1 मिनट के लिए रुक जाइए। मैं सुशील पंडित जी को जोड़ना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर से कोई उसका मतलब है? जी दीपक जी। सुशील पंडित जी जी, मैं सुन रहा हूं, कहिए। मैं यही जानना चाहता हूँ, ऐसी एक बात खान साहब ने पहले भी कही है कि हाँ, कश्मीरी पंडित थे और हिंदू लोग कन्वर्ट हुए इस्लाम में, तो कैसे हो गए, क्या कारण से होते थे सर? अब दीपक जी देखिए, हिंदी है सांप निकल गया और लकीर पीटना। ये सांप निकल चुका है, अब हम लकीर पीट रहे हैं। दिक्कत आज ये है कि कश्मीर के हिंदू होने की कगार पर हैं। हम कश्मीर को उजड़ ही गए हैं, वहां तो ढूंढने पर नहीं मिलते, लेकिन अब जहां भी कहीं बसे हैं, जहां भी शरणार्थी कैंपों में हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, हमारी पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हम अपने परिवेश में नहीं हैं, एक समुदाय की तरह नहीं रह रहे हैं। और ऐसे में सरकार अगर टोकनिज्म करती है, झुंझुने देती है कि 2 एमएलए बन जाइए, 1 एमपी बन जाइए, 1 महिला को भी बना लीजिए एमएलए। यहाँ पहले भी एमएलए रहे हैं, क्या होगा? मिनिस्टर भी रहे हैं यहाँ, कैसे होगा? ऐसा नहीं है कि पहली बार को एमएलए बनाए थे, 6-6 साल वो एमएलसी रह गए। क्या हो गया? इस पूरे के पूरे समुदाय का क्या उपकार हुआ उससे? तो 2 लोगों का एमएलए बन जाना, अभी कांग्रेस ने एमपी बनाया एक कश्मीरी पंडित को, 6 साल वो एमपी रहे, तनखा साहब, मध्य प्रदेश से। यहाँ तो मिनिस्टर रहे हैं सुशील जी, उन्होंने कश्मीरी। पीएल हंडू साहब हमेशा यहाँ जब भी सरकार बने मिनिस्टर रहे हैं, आप ये क्यों भूल गए? रहने दीजिए, आपने अपनी कठपुतली है एमएलए और मिनिस्टर, और उन्होंने क्या किया है बनने के बाद? ये मुझसे मत बुलवाइए, कठपुतली को नहीं बनाओगे, ये मुझसे मत बुलवाइए। आप बोलिए, आपसे जनेऊ उतार के कुत्ते को पहना दिया था, अपना जनेऊ उतार के कुत्ते को पहना दिया था ने, जिसको आपने मिनिस्टर बनाया था, एमएलए बनाया था। आपके मुंह से ये अच्छा नहीं, मेरा मुंह से मत निकलवाइए। पीएल आप कैसी बहुत आए हैं, और पार्टियां कैसे लोगों को आप बैठा देते हो यार यहाँ चैनल पे, जिनको बात करने की तमीज नहीं है। आपको बात करने की तमीज नहीं है। आप पीएल हंडू के बारे में क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो? आप वो एक रिस्पेक्टेबल मेंबर था, मिनिस्टर रहे हैं और सारी जिंदगी आप लोगों की खिदमत की है उसने। राजनीति को जानता हूं, उनकी पूरी की पूरी सियासत को जानता हूं। राजनीति आपने जिन कठपुतलियों आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है अपनी कम्युनिटी के लिए? उस बंदे की कंट्रीब्यूशन है। पार्टियों ने तुम बनाओगे, कठपुतली नहीं होंगे वो। एमएलए, एमएलसी, एमपी, मिनिस्टर बनाया है, और उससे समुदायों का भला नहीं हुआ है, क्योंकि वो जर खरीद गुलाम होते हैं पार्टियों के जो उन्हें बनाती हैं। अगर आपने इस कम्युनिटी का, आप गुलाम हो किसी पार्टी के, आप भी तो गुलाम लगते हो। आपकी बातों से नहीं लगता, मारने वाले हैं उनको, उनके खिलाफ मुकदमा चलाइए, आपकी बातों से हमें न्याय दीजिए। सबसे पहले हमारी कत्लो गारत की है, उन्हें फांसियों पे लटकाइए, चलाइए। आज तक पीढ़ी की पुकार रहे हैं, आज तक उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज तक उन्हें 1 पैसा मुआवजा नहीं मिला है, अपने अपने घरों जमीनों के लुट। आज तक कोई मिल
मिलने नहीं गया मैं समझ रहा हूँ सुशील पंडित जी, मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ, इसीलिए खान साहब के बीच में आपको लाया था। लेकिन अमित शाह ने 2 बातें कोट की है, पहले वो सुन लेते हैं और फिर मैं जाऊंगा हमारे सहयोगी शहजाद पूनावाला, मेरे पैनलिस्ट और फारूक इंकलाबी जीप के पास। यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा इनटू ब्रैकेट सीज फायर, मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। तो नेहरू जी ने जो कहा पढ़ के सुनाया। शहजाद कैसे बढ़ाएंगे अब अपनी बात को आगे, क्योंकि एनसी मतलब मेरे साथ पीडीपी के नेता फारूक इंकलाबी भी आपकी बातों को सुनेंगे। हाँ, देखिए, पीडीपी और एनसी के नेता से एक बात पूछिए कि आर्टिकल 370 के आंबेडकर जी ने ड्राफ्ट किया था, आंबेडकर जी ने इसे ड्राफ्ट करने से रिफ्यूज किया था, तो एन गोपालस्वामी अयंगर ने इसको ड्राफ्ट किया था। और वो कैसे ड्राफ्ट हुआ, कैसे उसको इंक्लूड किया गया, आंबेडकर जी तो इसके सख्त खिलाफ थे। और वैसे भी उसमें टेम्पररी प्रोविजन ये कहा गया था। मेरी बात आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरा शायद फोन लाइन कट गया, पर मेरी बात आ जाने दीजिए। आ रही है आपकी आवाज? आ रही है। टेम्पररी बोला गया था। और स्वयं अगर नेहरू जी की इतनी गाथा वो गा रहे हैं, तो नेहरू जी ने कहा था कि 370 वो साबुन है जो घिसते घिसते घिस जाएगा। ये नेहरू जी का ऑन रिकॉर्ड कोट है आर्टिकल 370 के लिए। तो जो नेहरू की बहुत ज्यादा यहां पर प्रशंसा कर रहे, तो बोलिए क्या नेहरू जी के इस वाक्य से वो अग्री करते कि नहीं करते? और 370 और 35 की दीवार जब तक रही, तो दलित समाज और वाल्मीकि समाज को अपने अधिकारों से वंचित रखा गया। आज पहली बार उनको अधिकार मिल रहा है, तो अंबेडकर जी तो इसके साथ कभी हो ही नहीं सकते थे। इनफैक्ट अंबेडकर जी का स्वप्न पूरा हुआ है जब इन दीवारों को हटाया गया है। ठीक है, आपका फोन लगवाता हूं, तब तक मैं एक क्विक करेक्शन फारूक इंकलाबी साहब का लेता हूं। फारूक साहब, आपकी पार्टी का क्या कहना है इस पूरे मसले पर? देखिए, मैं सीधे लफ्जों में ये बात कहना चाहूंगा कि इससे कबिल क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किससे गलती हुई, किससे नहीं हुई। मुझे जहां तक लगता है कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, महात्मा गांधी नहीं होते, उन्होंने अगर इस मुल्क के लिए अच्छा काम नहीं किया होता, तो मुझे लगता नहीं बल्कि 100% गारंटी इस बात की है कि शहजाद पूनावाला जो इस वक्त यहाँ डिबेट में बैठे हैं, ये डिबेट में नहीं होते, ये किसी अंग्रेज के घर में किचन में सफाई कर रहे होते। आज ये मुल्क तरक्की कर रहा है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और ऐसे लोगों की देन है। ये किसी शहजाद पूनावाला या हमारे अमित शाह साहब जो आज बड़े बड़े बयान देते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम पर जुल्म किया है 2019 के बाद खास करके, और आज पार्लियामेंट में वो अपने अचीवमेंट्स बता रहे हैं कि हमने जम्मू के साथ जो है इंसाफ किया है। कौन सा इंसाफ किया है? आपने 37 सीट्स अगर जम्मू प्रोविंस में थी तो आपने 43 कर दी गैर कानूनी तरीके से आपने डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया, जबकि यहाँ पे हमारी असेंबली ही नहीं और आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं। उसके साथ साथ में ये जो कहते हैं कि हमने कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन दी है, हमने यहाँ पे वुमेन्स के लिए रिजर्व की है सीट, तो यहाँ पे ऑलरेडी थी 87 हमारी सीट्स थी असेंबली की और 2 सीटें रिजर्व थी वुमेन्स के लिए, नॉमिनेशन होती थी, हो गई 89, तो इन्होंने 90 कर दी, 1 बढ़ा दी, तो बहुत बड़ा पार्ट तोड़ दिया इन्होंने। आज जम्मू में दीपक साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सर्दियों के महीने हैं, इस वक्त जम्मू में चहल पहल होती थी, अरबों खरबों का कारोबार होता था, पूरा कश्मीर जम्मू में होता था। आज आप जम्मू में जाएंगे, पूरे होटल खाली पड़े हैं, पूरी दुकानें खाली पड़ी हैं, चाय की दुकानें खाली पड़ी हैं, और ये सारा भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। शहजाद पूनावाला साहब, आप अपने कमरे में बैठ के टीवी चैनल पे तो झूठ बोल सकते हैं, कभी आप जम्मू में आए, जम्मू के लोगों की आवाज सुने, और मैं आपको गारंटी देता हूं एक बार आप इलेक्शन करवाएं। आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे जम्मू कश्मीर में? आपको इसी बात का डर है कि अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया होगा, और वही जम्मू के लोग आपका सफाया करेंगे जिन जम्मू के लोगों के साथ आपने जुल्म किया है। आपने जम्मू के लोगों के साथ वादा किया था कि हम आपको अलग रियासत देंगे, और आपने हमारी रियासत का दर्जा छीन के
जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया। दीपक जी, क्योंकि मुझ पर कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई। देखिए आज जो रीऑर्गेनाइजेशन का जो अमेंडमेंट बिल हमारे अमित शाह साहब ने पेश किया है, दीपक जी, क्योंकि मुझे आज हमें बहुत सारी कुछ और दीपक जी, क्योंकि मुझ पर कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई। ठीक है, फारूक इनकलाबी साहब, उनका जवाब भी सुन लीजिए। मुझे जवाब देने आप का काफी बोल लिए, उनका जवाब भी सुन लीजिए। हाँ, पहले तो दीपक जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि नेहरू जी नहीं होते तो मैं किसी के घर पे बर्तन मांज रहा होता, जो भी उन्होंने मेरे बारे में कहा है। नहीं, मेरे परदादा ने ये चुनाव किया, और अगर मेरे परदादा नहीं होते तो मैं किसी मदरसे में हो सकता है किसी का शिकार हो रहा होता, या बम का एक स्ट्रैप लगाकर किसी बिल्डिंग को उड़ा रहा होता। अल्लाहू अकबर बोलते हुए। ये तो अच्छी बात है कि मेरे परदादा ने, ये तो अच्छी बात है। दीपक जी कृपया करके मुझे अपनी बात पूरी रखने दीजिए। दीपक जी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा। तो ये तो शुक्र है मेरे परदादा का, और मेरे परदादा के जैसे ऐसे लाखों भारतीय थे जो किसी पार्टी का पट्टा पहनकर नहीं थे, परंतु उन्होंने भी आज़ादी के लिए योगदान दिया, और उन्होंने चुनाव किया कि वो भारत में रहना चाहते हैं, ना कि किसी शरिया वाले मुल्क में, ना कि किसी इस्लाम के नाम पर बने हुए मुल्क पर। तो मुझे तो आपसे सीखना नहीं है। परंतु हाँ, गांधी की इतनी वकालत करते हो ना, तो गांधी जी का सबसे प्रिय भजन कौन सा था? रघुपति राघव राजा राम। जब केंद्र की सरकार ने बोला कि ये भजन होगा रघुपति राघव राजा राम, तो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि यह सांप्रदायिक है। अरे गांधी जी ने तो राम राज्य की बात की थी, तो राम राज्य से इतना खलते क्यों है? राम को एक बार आप बोलिए कि मैं राम को प्रणाम करता हूं, तो उन्होंने तो हे राम कहा था, और राम उनके राजनीतिक नहीं बल्कि उनके सांस्कृतिक आदर्श थे। तो बताइए कि आप राम को सांस्कृतिक आदर्श मानते? महात्मा गांधी तो मानते थे। और जहां तक आती है बात जम्मू कश्मीर में कौन खाली बैठा था, जब जम्मू कश्मीर में टेररिज्म चरम पर था, जब जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट नहीं आते थे, जब जम्मू कश्मीर में आज 1.88 करोड़ टूरिस्ट आए, G20 की मीटिंग हो रही है, जब जम्मू कश्मीर में स्कूल की बिल्डिंग को आग लगती थी, और आज जम्मू कश्मीर में स्कूल की बिल्डिंग को आग नहीं लगती है, बल्कि जो 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 50 वर्षों में आज 70,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जब फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है, जब बजट 1,18,000 करोड़ हुआ है, जब यहां पर नल से जल का कवरेज 65% हुआ है, जब यहां पर 874 प्रोजेक्ट, रोड के प्रोजेक्ट चल रहे, हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे, जब यहां पर 18 लाख हाउस होल्ड में नल से जल पहुंचा है, आज 2 एम्स बने हैं, 7 न्यू गवर्नमेंट कॉलेज बनी है, और 82 लाख बेनिफिशियरी आयुष्मान भारत के, तब जम्मू कश्मीर के लोग उदास हैं। और जब वहां पर स्कूल की आग लगती थी, जब पत्थरबाजी होती थी, जब बंद होते थे, जो आका वहां के पाकिस्तान के आपको निर्देश देते थे, तो आप लोग बंद करवा देते थे, तब जम्मू कश्मीर सफल था, तब जम्मू कश्मीर ठीक था। तो मुझे एक बात बताइए दीपक जी, बार बार बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं है। दीपक जी बीच में प्लीज मत बोलवाइए मुझसे, एक एक करके बात करते हैं, इतना ही घबरा क्यों रहे? आजाद साहब की कामयाबियों को दीपक जी घबरा क्यों रहे? इनकी आवाज साफ नहीं आ रही है, केवल ये डिबेट खराब सुन लीजिए। एक एक करके अपनी बात रखते हैं। शहजादी कंक्लूड करिए, फिर मैं 30 सेकंड इनकलाबी साहब को दूंगा और 30 सेकंड पंडित जी को। अच्छा दीपक जी, देखिए ये कहते कहते क्या सेल्फ गोल करके, अगर दीपक जी 2014 से पहले और 2019-20 से पहले सब कुछ ही शांतिपूर्वक था, वहां पर इतनी एम्प्लॉयमेंट थी, वहां पर इतना विकास था, तो वहां के लोग पत्थरबाजी क्यों कर रहे थे? वहां के लोग टेररिज्म क्यों कर रहे थे? इसका मतलब कि विकास या गरीबी या गुर्बत नहीं कारण था, मतलब कारण थियोलॉजिकल था, मतलब कारण आइडियोलॉजिकल था। तो मानिए कि वो इस्लामिक जिहाद था, मानिए वो इस्लामिक जिहाद था, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो थी नहीं, गरीबी गुर्बत तो थी नहीं, इस्लामिक जिहाद था, तो फिर काहे पत्थर उठा रहे थे? बताइए बट इनकलाबी साहब, इस्लामिक जिहाद था वो? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से सजाद पूनावाला साहब बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का मसला आज का नहीं है। जम्मू कश्मीर का मसला बहुत पहले से है, और जम्मू कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशन में भी है। जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस हासिल था, वो इसी हिंदुस्तान के, इसी मुल्क के आइन के मुताबिक था, जिसको गैर आईनी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो हुकूमत है, इन्होंने उसको खत्म किया है। जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तो पत्थर क्यों बरसते थे जुम्मे के दिन, ये समझाइए ना इनकलाबी साहब। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं ये भी इस बात का जवाब आपको देना चाहता था कि पहले पत्थर बरसते थे, अब गोलियां बरसती हैं। जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी लगभग खत्म थी, 2019 के बाद दोबारा रिवाइव हो गई है। इनकी कौन सी कामयाबी है? सुशील पंडित जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, 8 दिन पहले ही राजौरी में 5 ऑफिसर शहीद हुए हैं। देखिए, फारूक इनकलाबी से किसी भी तरह की बहस करना या उनको तथ्य देना या उनको तर्क से समझाना बेकार है। लोगों का ब्रेन वॉश होता है, लेकिन ब्रेन हो तो वॉश हो। आप समझने को ही तैयार नहीं है। कश्मीर में जिहाद चल रहा है, चल रहा था, इस बात से मुकर रहे हैं।
और मरे और मुकरे का कोई इलाज नहीं है। आप कितना समझा लीजिए, वो लोग जो अपने आप को लश्कर तैयबा कहते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन कहते हैं, जैश ए मोहम्मद कहते हैं, अपने आप को जिहादी कहते हैं और आकर के वहां मरते हैं और मारते हैं, ये कहते हैं वहां जिहाद नहीं चल रहा है। जो व्यक्ति ऐसे झूठ बोल दे मुंह पर सरेआम, उससे आप क्या बहस करेंगे और उसको क्या समझाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी ही रिस्पॉन्सिबल समझाएंगे उसको? अभी तो सजाद पूनावाला साहब आप जवाब, ये लोग जो पत्थरबाजों की तवज्जो करते